अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। और जो हमारा टॉपिक होगा वो की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, यानी कि आईन पाकिस्तान 1973 के अहम पहलुओं पर हम लोग आज गुफ्तगू, बहस व मुबाहिसा करेंगे। लेकिन इसको समझने से पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर यानी कि पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ हमने जो मैट्रिक बोर्ड यानी कि मैट्रिक फेडरल पंजाब बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है हमने उसको डिस्कस किया। फिर अपने कंटेंट्स ऑफ बुक को शेयर किया कि हमने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं बुक के हिसाब से वो कौन कौन से हमने वो टॉपिक्स को देखा। और फिर जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो एरा था, दौर था, वो हमने चेक किया कि उनके दौर में क्या क्या ऐसे रिफॉर्म्स हुए जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का दौर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आज भी याद रखा जाता है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है, नहीं इसके ऊपर गौर किया, तो प्लीज़ इसको जाके देखें और आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें, ठीक है। आज के टॉपिक का जो आगाज़ है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि आईन पाकिस्तान के अहम पहलू। जो 1973 के आइन जो अब तक चल रहा है हमारे करंटली पाकिस्तान के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान के हिसाब से 3 मेन आइन आए हैं और उसमें जो सबसे बेहतरीन आइन, जो डेमोक्रेटिक आइन है, जमहूरी आइन है, वो है 1973 का। क्योंकि जब फॉल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान हुआ यानी कि तकसीम मशरिक़ पाकिस्तान हुआ 16 दिसंबर 1971 को, तो जनरल मोहम्मद याह्या खान ने अपनी सारी पावर, जो भी अथॉरिटी थी, वो ट्रांसफ़र कर दी किसको? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। देखें, अब ये जो वर्ड था ये आया, लेकिन ये बहुत देर में आया। शुरू में जस्ट पीपल्स पार्टी था, बाद में चल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुआ। अच्छा, चेयरमैन जो थे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट बन चुके थे, मेजॉरिटी के हिसाब से सदर बन चुके थे। और पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सिविलियन जो बने वो कौन बने? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। प्लीज़ अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। अच्छा, अप्रैल 7 को 1972 को यानी कि 1972 को, ठीक है, नेशनल असम्बली में ये ड्राफ्ट आया, क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो चुका था, एब्रोगेटेड हो चुका था, 62 का आइन ख़त्म हो चुका था, तो एक हमें नया आइन चाहिए था जो अब तक चल रहा है। उसका ड्राफ्ट भेजा गया किधर? नेशनल असम्बली में। प्लस जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस वक्त के इक़दाम किए हुए थे, तो उनके हिसाब से जो 25 रुकनी यानी कि 25 मेंबर्स उन्होंने एक तश्कील दी, एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के बाद यानी कि उन्होंने बिल ड्राफ्ट करने के बाद असम्बली में दिया फरवरी 2 1973 में। बहुत सारी रिजर्वेशंस आई, अपोज भी किया गया, बाइकॉट भी किया गया, लेकिन अप्रैल 12 1973 को प्रेसिडेंट ने उसको रेटिफाइड करके यानी कि सही करके वापस से कहाँ भेज दिया? किधर दे दिया? नेशनल असम्बली में। अब नेशनल असम्बली में वो गया तो फिर उस वक्त जो भी मसाइल थे उनको हल करने के बाद जब वो रेटिफाइड हो गया तो प्रेसिडेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का ये काम था कि कौन सी चीज़ किस वक्त लागू करवानी है अकॉर्डिंग टू आइन, तो उन्होंने अपना वो ओहदा छोड़कर, सदर का ओहदा छोड़कर कहाँ पे आ गए? प्राइम मिनिस्टर में। 12 अगस्त 1973 को वो नेशनल असम्बली में एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आए, और 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त 1973 को इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस आइन को प्रोमलगेटेड यानी कि अमल दरामद करवा दिया गया। और ये पहला जमहूरी आइन था जो सबकी मुशावरत से बना था, क्योंकि इसमें जो 25 रुकनी यानी कि 25 मेंबर्स कमेटी जो बनाई गई थी वो हर शोबे से ताल्लुक़ रखती थी, हर इंस्टीट्यूशन के हिसाब से। तो यही वजह थी कि ये जो आइन था ये अब तक इसको क्या कहा जाता है? डेमोक्रेटिक आइन, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का जमहूरी आइन कहा जाता है। अब इसके हिसाब से जो हमारे सैलेंट फीचर्स हैं, नुमाया खुसूसियात हैं इस आइन की, अब हम उसको एक एक करके देखते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम वही डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है, इससे ज़्यादा आपने लिखना नहीं, क्योंकि टाइम की कमी होती है बेटा। तो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है जो आपको बताई जा रही हैं। उसमें सबसे अहम चीज़ जो पहली आती है वो आती है प्रीएम्बल। अच्छा, तहमीदी बयान जो है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अगर आपने 9th क्लास में इसको अच्छी तरह पढ़ा है तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये हमारे करारद मकासद है, पाकिस्तान का जो मकसद है वो इसमें बयान है, तो इसी को हमने ऐसा क्या कर दिया? प्रीएम्बल। अच्छा, प्रीएम्बल का मतलब होता है पहला डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट, यानी कि जो तहरीरी अमल जो होता है, जो पहला तहरीरी अमल शुरू होता है कवानीन में, वो क्या किससे शुरू होता है? प्रीएम्बल से।
फर्स्ट डॉक्यूमेंट। और ये कहाँ से हो रहा है? जो हम लोग सॉवरेनिटी है वो बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। इक़्तिदार आला किसके पास है? अल्लाह के पास है, ठीक है ना। और उसी पे हम लोग का सीक्रेट ट्रस्ट है। जो भी इक़दामात होंगे, जो भी कवानीन होंगे, जो भी यहाँ पे निज़ाम चलेगा वो अकॉर्डिंग किसके होगा? किसके मुत्तहद होगा? कुरान और सुन्ना के हिसाब से। तो ये तो फाइनलाइज्ड हो चुका है और इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती। 1985 में ये तय हो गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती, तहरीरी अमल नहीं हो सकता, चेंजिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह याद रखिएगा। फिर आपके पास जो दूसरा पॉइंट आता है, ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तहरीरी आइन है, ठीक है। इसके 280 आर्टिकल्स हैं, 12 सेक्शंस हैं और 6 जुडिशल रिकॉर्ड्स हैं। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है, प्लीज़ एमसीक्यूज में पूछा जाता है, अच्छी तरह रखिएगा। 280 आर्टिकल्स, 280 आर्टिकल्स, 12 सेक्शन, 12 सेक्शंस और 6 जुडिशल रिकॉर्ड्स। अदलिया के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी इसमें मेंशन किए गए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन से बुला दिए, ये वफाकी आइन है और इसके जो 73 के आइन के हिसाब से 2 ऐसी मेजर जो तब्दीलियां हैं वो क्या है? आपके चारों प्रोविंसेस तो हैं ही हैं, इसके अलावा फाटा जिसका मतलब होता है फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़, और पाटा जो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज़ हैं जो बलूचिस्तान और पेशावर यानी कि KPK के इलाकों में आते हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको बाकायदा याद होने चाहिए, बीइंग एज अ फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम। 4 सूबे 2 रिट में हैं लेकिन उनका अमल नहीं आ रहा है, ये अच्छी तरह याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये तो हो गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आ जाते हैं आपके पास जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेमी रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, एक रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, और एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता है। रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं सख्त या ठोस को, जो प्रेसिडेंट की अमेंडमेंट के बगैर कोई चीज़ रद्द अमल नहीं हो सकती, ठीक है। जबकि फ्लेक्सिबल जो होता है, जितने भी अराकीन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, वो ही सिर्फ चेंज करते हैं और फिर जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। जबकि ये दोनों हैं, मिक्स हैं, सेमी रिगिड है। जब सेमी रिगिड है तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये इसको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। इसमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, किसकी? नेशनल असेंबली की भी और सेनेट की भी। अब सेनेट के क्योंकि 2 ऐवान पर है, ये 2 ऐवानी कहलाता है, एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रहे। नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं जबकि सेनेट को हम अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छी तरह रखिएगा, ये सेमी रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन, इसको 2/3 मेजॉरिटी में ही कोई कवानीन चेंज हो सकते हैं जब दोनों अप्रूव करें, नेशनल असेंबली भी और सेनेट भी, तब जाके वो कवानीन इस आइन में चेंज हो सकते हैं, तब्दील हो सकते हैं, उसके अलावा तब्दील नहीं हो सकते। ये तो हो गया सेमी रिगिड। अब जो नेशनल लैंग्वेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आइन के हिसाब से, जो कौमी ज़बान है वो कौन सी है? उर्दू। और 15 साल बाद जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो इसको हमने इंग्लिश रखा था, तो वो चेंज होके क्या हो जाएगी? उर्दू। इंग्लिश ऑफिसेस में चलेगी लेकिन इस आइन बनने के 15 साल तक, उसके बाद फिर क्या आ जाएगी? उर्दू आ जाएगी। और अब हमारे कुछ इदारों में उर्दू आ चुकी है, उर्दू ज़बान को अब अहमियत हम लोग दे रहे हैं, ठीक है बेटा। तो ये अच्छी तरह याद रखना, ये भूलना नहीं, क्योंकि अब कुछ इदारे जैसे लॉ के डिपार्टमेंट्स हैं, सेक्रेटरीट के डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर उर्दू ज़बान को अब अहमियत दी जा रही है। वो अलग बात है कि हमारी बुक में भी चेंजिंग नहीं हो रही कि 1998 की बुक है और वापस से यही चीज़ें उठा के रख दी हैं, तो इसी वजह से हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये वजह है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जो है वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि आज़ाद अदलिया होगी। वह एग्जीक्यूटिव्स में कोई का इंटरफेयर नहीं करेगी, ना ही सेनेट उसमें कोई इंटरफेयर करेगी। सैलरीज और जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे हाईएस्ट कोर्ट जो होगी वो कौन सी होगी? सुप्रीम कोर्ट। उसके नीचे कौन सी होगी? हाई कोर्ट। और फिर उसके नीचे कौन सी होगी? डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स, ठीक है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, फिर उसके नीचे 4 हाई कोर्ट्स हैं जिसमें आपके 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और KPK, ठीक है। और कोई विदाउट एनी फेयर और प्रेशर, यानी कि कोई डर और कोई दबाव के बगैर ये काम करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। वो अलग बात है कि आज के दौर में बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि ये अदलिया को इतना प्रेशराइज क्यों किया जाता है? बेटा, वो इसलिए किया जाता है क्योंकि इनको पता है, सारों को, खास तौर पर एग्जीक्यूटिव्स को, कि अगर मुल्क को कोई सुधार सकता है तो सबसे पहले नंबर पर कौन है? वो है अदलिया। उनको पता होता है कवानीन क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए होगे ना। फिर उसके बाद आती है आर्मी,
क्योंकि आर्मी पे डंडे के ज़ोर पे काम करवाती है। सॉरी अल्फाज गलत मगर सही हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस को समझ गए हो गए आप लोग। हाँ, तो अक्लमंद को इशारा काफ़ी। अच्छा, सुप्रीमेसी। अच्छा, अब आइन की जो बालादस्ती होगी वो हमेशा रहेगी, और अगर इसको कोई एब्रोगेट करता, कोई भी शख्स, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, सियासतदान हो, आम शहरी हो, अगर इसको कोई एब्रोगेट करता है, इसको फेंक देता है, इसको बालादस्त कर देता है या निकाल देता है, जो वर्ड आप लगाना चाहो, तो वो क्या कहलाएगी? हाई ट्रीजन कहलाएगी, ठीक है ना। अब हाई ट्रीजन अगर आपने नोट कराओ, हम इसको आसान लफ्ज़ों में बोलते हैं कि वो बंदा क्या कहलाएगा? भगोड़ा। अब ये अल्फाज ये माजरत, मगर ये खालिस उर्दू है, ठीक है ना। तो भगोड़ा मतलब भाग जाना, यानी कि जो मुल्क से गद्दार होता है, मुल्क का गद्दार। अच्छा, तो वो एक है। अच्छा, फिर प्रोसिक्यूटेड हो जाना, यानी कि उसको हम सज़ा दे देंगे उसी पर, ठीक है ना। तो ये आसान लफ्ज़ों में समझाया, जल्दी समझ गए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, पार्लियामेंट, 2 पार्लियामेंट हाउसेज हैं, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। ये आप समझ गए होंगे। लोअर हाउस जो है वो नेशनल असेंबली है, जो 5 साल के लिए आती है, और इसको जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी कि रियासत का जो बानी होता है, वो कौन होता है? प्रेसिडेंट, सदर। और जो गवर्नमेंट, हुकूमत का बानी होता है उस रियासत का, वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि वजीर आज़म, ठीक है। इसी तरह जो प्रोविजन असेंबलीज होती हैं उनको इलेक्ट कौन करता है? गवर्नमेंट। और नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी जाके बैठती है, वो किसके अंडर में आके बैठती है? प्राइम मिनिस्टर के। तो चूज भी कौन करते हैं? मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है ना। सॉरी, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं असेंबलीज में, जिसकी ज़्यादा सबसे सीट होंगी वही चूज करता है प्राइम मिनिस्टर को। अब ये नहीं हो सकता कि वो पार्टी किसी का भी हो, ठीक है ना। तो पार्टी किसी की भी हो सकता है। फर्ज कर लो अगर वो माजा के साथ पीटीआई का अगर ज़्यादा लेके गया, लेकिन पीपल्स पार्टी का चूज़ करना चाह रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का चूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी को चूज़ करें, चूज़ तो वो किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आजकल के दौर में तो हम ये देखते हैं कि जो पार्टी सबसे ज़्यादा होती है वो अपनी पार्टी का वो नुमाइंदा खड़ा करती है, तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है भाई। तो ये एक मसला है। अच्छा, फिर आता है बाई कैमरलेशन। अच्छा, 2 ऐवानी, जब मैंने आपको जितनी देर से बोल रहा हूँ, एक अपर हाउस आता है वो सेनेट है, और जो लोअर हाउस है वो कौन सा है? नेशनल असेंबली। जो बाला है, बाला ऐवान है, बालाई ऐवान है, वो कौन सा है? आपका सेनेट है। और जो निचला ऐवान है वो कौन सा है? आपका नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली है। अच्छा, कौमी असेंबली के टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 342 मेंबर्स होते हैं, जबकि सेनेट के 104 मेंबर्स होते हैं। अच्छा, नेशनल असेंबली में 60 सीटें जो हैं, इसमें से 60 सीटें जो हैं वो मुख्तस की गई हैं किसके लिए? औरतों और माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए। 60 सीटें, 60 सीट्स, 342 में से 60 सीट्स किसके पास हैं? ख़वातीन के पास। और उसी में किसकी आती हैं? अब आप समझ गए होंगे, अक़लियतों की। तो कितनी बची? उसमें कितनी बची? 272। तो उसमें ज़्यादातर क्या होंगे? मर्द होंगे, ठीक है। अब आ गई बात समझ में या नहीं आई? ये बहुत आसान है बेटा, अच्छी तरीके से याद करना। 60% यानी कि 60 सीट्स वुमेंस को और प्लस अक़लियतों को दी गई है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अक़लियतों को भी राइट्स देता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये भी अच्छी तरह देना। और दूसरे नंबर पे, पहले इस्लामी मालिक में तो पहले हमेशा हम ही थे, चाहे कुछ भी कर लो, जो औरतों को हमने मिनिस्टरशिप दी है। और आपको पता है कि पहली जो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं एज आ खातून, वो बेनज़ीर भुट्टो हैं, जो हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि ये वो चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए। अब इस दोनों को मिलाकर पार्लियामेंट हाउस को हम कहते हैं मजलिस शूरा, और इसके टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 446 मेंबर्स। अब 446 मेंबर्स यानी कि 446 में से 2/3 मेजॉरिटी निकाल दो तो कितने बचते हैं? 298। अब 298 चाहेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हो सकता है, वरना चेंज नहीं हो सकता। बाकी बात समझ में? तो इसलिए ये बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। एक सेनेट हमेशा चेक एंड बैलेंस करती है किसको? नेशनल असेंबली को। और नेशनल असेंबली चेक एंड बैलेंस करती है किसको? सेनेट को। तो इसी तरह दोनों मिलकर कवानीन बनाकर चेंजिंग अमेंडमेंट्स लेकर आते हैं। और नेशनल असेंबली के जो बंदे होते हैं उनका टेन्योर कितना होता है? 5 साल। जबकि सेनेट के जो बंदे होते हैं, जो वहाँ के सेनेटर्स होते हैं, उनके कितना अरसे के लिए बनते हैं? 6 साल के लिए, ठीक है। 1 साल इजाफतन क्यों, आगे चल के हम बात करेंगे। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स, ये बच्चों का सबसे बेहतरीन बुनियादी हुकूक सबके हैं, पार्लियामेंट के भी हैं, पोजीशन असेंबली भी है, और इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते तब तक के लॉ, और ना हम उसको बर्खास्त कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। बुनियादी हुकूक सबको मिलेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, नीड्स हो, वांट्स हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, एक्सप्रेशंस हो, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। ये सब राइट्स हैं अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना, ठीक है भाई। तो अच्छी तरह याद रखना, अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना।
तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको डिक्लेयर किया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम मोड ऑफ लाइफ अमंग द सिटीजन्स। सारी चीज़ें जो यहाँ पर अमल दरामद होंगी वो किसके अकॉर्डिंग होंगी? इस्लाम के अकॉर्डिंग होगी। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लाजमी मुसलमान होंगे। तो अब लाजमी मुसलमान वो होंगे तो मुसलमान की डेफिनेशन भी इसमें आ गई कि मुसलमान वो कौन है? जो एक अल्लाह और उसके आखिरी रसूल पर जो ईमान रखता है वही मुसलमान है, मोमिन, और वही बन सकता है क्या? पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा कोई भी बन नहीं सकता। तो इसी के हिसाब से माजरत के साथ जो एक हकीकत है जो आपको बताना लाजमी है बेटा, कादियानी क्या हो गए? नॉन मुस्लिम्स। ठीक है ना? तो कादियानी नॉन मुस्लिम्स है, वो गुलाम अहमद कादियानियों को मानते हैं, तो वो नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कादियानी क्या है? नॉन मुस्लिम्स। और नॉन मुस्लिम्स को आप अहमियत नहीं दोगे इस मुल्क में। तो जब भी कोई प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो हमेशा मुस्लिम या मोमिन होगा, जो एक अल्लाह पर और उसके आखिरी रसूल पर जिनका नाम है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ख़त्म नबूवत में, ठीक है ना, वो ही फिर आपका क्या बन सकते हैं? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। बात समझ में आ गई? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये एंड में आपने क्या बात कर दी। ये हकीकत है बेटा, अगर आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि आपका मुल्क बेस ही करता है इस्लाम पर, मज़हब पर, तो वही हुक्मरान आकर बनेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो। मिनिस्टर्स में हमने अक़लियतें रख दी हैं, ख़वातीन को भी राइट्स दे दिए हैं, जितने भी मुसलमान हैं उनके हिसाब से हमने उनको सीटें दे दी हैं। तो यानी कि ये मुल्क पूरा चलेगा अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना। अब वो अलग बात है कि बच्चे मुझसे खुद पूछ रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं कि सर हमें क्यों नहीं दिखता। वो इसलिए दिखता बेटा क्योंकि आवाम को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। 86% हमारी अवाम अभी झायल है, तो पता ही नहीं है। वो तो बेचारी काम करने में, मसरूफ़ करने में होती है। और वैसे एजुकेशन सेक्टर का क्या हाल है तो आप समझ सकते हो। आज बच्चे पढ़ते हैं, बाहर भाग जाते हैं, बाकायदा भाग जाते हैं, जाते नहीं है काम के लिए, वो निकल ही जाते हैं, बोलते हैं चलो। तो फिर लोगों को पता ही नहीं ना बेटा, जब पता नहीं है तो फिर चल रहा है जो निज़ाम चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाएं, लोगों को समझाएं, उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको उनका पता नहीं है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो शेयर करें, कमेंट करें। कोई चीज़ जल्दी समझ में आ गई तब भी शेयर करें, कमेंट करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप इन चीज़ों को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इनकी ज़रूरत है, जिनको इल्म नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।